Dear students, let me start with today's lecture. आज जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक, सारे क्वेश्चन जितने कंपटीशंस में आते हैं या जितने भी हमारे पास आपके +2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं बेटा। ठीक, अगर ये नहीं आता तो कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं आता। ठीक, तो बेटे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की है बेटा, पहले तो आपको मैं वो थ्योरी बता दूंगा जो एक्चुअली दी गई है, पर फिर मैं अश्विनी सर स्पेशल थ्योरी बताऊंगा। ठीक, जिससे हमें इस थ्योरी की जरूरत नहीं होगी। ठीक, ये थ्योरी प्रेडिक्शंस पे है बेटा, लेकिन अपन ऐसा पढ़ेंगे बाद में कि अपने को प्रेडिक्शन ही नहीं करनी है। इसको समझाने के लिए हम पहले थ्योरी की बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना बेटा, ठीक, उसमें हमारे पास कई तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। उनकी कई तरह की हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल है। किस कंपाउंड की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। उसकी क्या शेप होगी, वो पैरामैग्नेटिक हो या डायामैग्नेटिक होएगा, या फिर उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे देखी जाती है, सब इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूं, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो बेटे, हमने ये पढ़ा था वर्नर थ्योरी पिछली बार। वर्नर थ्योरी में तुम्हें एक बात बताई थी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है। बोलो, ऐसा बोला था कि नहीं? किसी भी एलिमेंट की सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है फिक्स्ड होती है जर्नली। साथ में जर्नली शब्द का इस्तेमाल किया। कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल भी होती है। जैसे मैंने वेनेडियम या निकल का केस आपको बताया था, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 4, 6 तीनों पाए जाते थे। अदरवाइज secondary valency, which is coordination number, is always fixed for central matter atom. तो पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच पढ़ रहे हैं बेटा। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का जो हमारी थ्योरी है वो कहती है कि पॉसिबिलिटीज 3 है। लोग तो 2 ही पॉसिबिलिटी बताएंगे, जरा कॉपी चेक करना किसी की। लोग 2 पॉसिबिलिटी बताएंगे, मैं आपको 3 पॉसिबिलिटीज इसके बता रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 3 हाइब्रिडाइजेशंस की पॉसिबिलिटीज है। पहली हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली एक s का ऑर्बिटल 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एंड द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, what should be the shape of that complex? टेट्राहेड्रल। तो ये जो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है बच्चे। दूसरी पॉसिबिलिटी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों की हमारे पास ये हो सकती है dsp2, जिसमें अंदर का एक d ऑर्बिटल यूज हो जाए, अंदर का एक d ऑर्बिटल यूज हो जाए बेटे, इसको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर हुआ करती है। ऐसे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हुआ करती है। बोलो क्लियर? उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी अश्विनी सर स्पेशल, ठीक, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम एज इट इज नहीं पढ़ते हैं, और ये हाइब्रिडाइजेशन पहली बार जिंदगी में देखोगे। ठीक, एक और हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबल है D3s। D3s, अंदर के 3 d ऑर्बिटल और बाहर का एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो D3s हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब D3s हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है वो अगेन से टेट्राहेड्रल शेप होता है। वो अगेन से टेट्राहेड्रल शेप होता है बेटा। तो जब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है, वेदर sp3, dsp2 और D3s। अभी मैं 4 को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं 4 की लेकर के आपको एग्जाम्पलिफिकेशन कर रहा हूं फिलहाल के लिए। देखो बेटे, जिसमें अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हुए, जिसमें अंदर के डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं बेटा, उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जिसमें अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं उसको हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और जिसमें बाहर के डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं बेटा, ठीक, उसको हमने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। बाहर के ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है बेटे, ठीक। कई भद्र पुरुष ये बोल देते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं। ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं करनी है। ये लड्डू लोग बोलते हैं, लड्डू लोग इसको पढ़ते हैं। ना तुम लड्डू हो ना मैं लड्डू हूं, तुम्हें मालूम है। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कभी भी कि इनर ऑर्बिटल को लो स्पिन और आउटर ऑर्बिटल को हाई स्पिन बोलते हैं। हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि अंदर का ऑर्बिटल अगर यूज हो रहे हो तो वो लो स्पिन ही होगा, वो हाई स्पिन भी हो सकता है, ठीक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हो वो हमेशा हाई स्पिन ही होगा, वो लो स्पिन भी हो सकता है। मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को। ऐसे ही बेटे, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की। ऐसे मान लो कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज हैं। और वो 2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हैं? एक बेटे sp3d2, sp3d2, और sp3d2 जो होता है बेटा अगेन से, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा d2sp3, d2sp3, ठीक। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? जिसमें बाहर के डी ऑर्बिटल यूज हुए क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जिसमें अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हुए उसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम शेप की बात करें तो ये भी बेटा ऑक्टाहेड्रल होता है और शेप इसकी भी ऑक्टाहेड्रल होती है। दोनों की शेप ऑक्टाइडल होती है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी एक बात श्योर है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री तो पक्का ऑक्टाइडल होनी है। हाँ, अगर 4 है तो ज्योमेट्री में फर्क हो सकता है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, ठीक। तो ऐसे करके ये पॉसिबिलिटीज हर हाइब्रिडाइजेशन में हो सकती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है, sp3d और dsp3, sp3d और dsp3। किसकी क्या होती वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको ये डिस्कस करना चाहते कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे हाइब्रिडाइजेशंस को प्रिडिक्ट करती थी। उसके लिए पहले मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना है और उसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन वी विल स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ अश्विनी सर, ठीक। तो पहले हमने एक एग्जांपल लिया NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है बच्चे। अब ऑब्वियस सी बात है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटे? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 है ना। यहां देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में निकल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा? 4 है। तो इसकी क्या 3 पॉसिबिलिटीज थी? आइदर sp3 और dsp2 और यू कैन से इट कैन बी d3s। 3 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है जी। अब देखो बेटे, इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी इसकी है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? अगर हम निकल की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, पहले निकल का एटॉमिक नंबर कोई मेरे को बताएगा? मैं भूल गया हूं। 28। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। 28 का मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैं बहुत एक एस्टोनिशिंग सी बात तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लॉकडाउन ने ना बहुतों का लॉक कर दिया यार।
अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक, तो क्योंकि मैंने जहां पे अभी शुरू किया था वहां मैंने +1 बच्चों को नहीं पढ़ाई हुई है, तुम्हें तो पढ़ाई हुई है, ठीक, तो बाकियों को नहीं पढ़ाई थी। तो मेरे को इतनी हैरानी हुई कि मैंने थ्योरी अपनी तरफ से करवाई पूरी मजेदार, ठीक। लास्ट में कुछ बच्चे मेरे पास आते, कहते सर पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, पर हमारे को ना यही नहीं पता चला कि 3D कैसे, 3D 8 कैसे हुआ, 3D 10 कैसे हुआ। यानी उनको कॉन्फ़िगरेशंस तक नहीं बताई गई हैं, मतलब बताई भी गई हैं तो ढंग से उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। इट इज नॉट द दोष टीचर का नहीं था, ठीक, दोष किसका है, हम लोग पढ़े ही नहीं यार लॉकडाउन में, ठीक। तो तुमसे ये उम्मीद मेरे को एटलीस्ट नहीं है, ठीक, तुम मेरे बच्चे हैं तो ये चीजें तो गुड़ी पड़ी हैं आपकी। सो एनी हाउ इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या आएगी, 3D8 4s2, 3D8 4s2। अब यहां अगर बेटे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की निकालता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कैसे निकलेगी, x प्लस -1 into 4 should be equal to -2 or not? So x will come out to be +2। तो यहां निकल कैसे प्रेजेंट है बेटा, यहां निकल +2 स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक। और +2 निकल जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, निकल +2 कॉन्फ़िगरेशन यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, 3D8। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 3D कैसे 8 कैसे आई, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 3D8 का मतलब है कि हमारे पास यहां पे ये d ऑर्बिटल्स थे, ये d ऑर्बिटल्स थे, ये s ऑर्बिटल्स थे और ये p ऑर्बिटल्स थे, ठीक। ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया, ठीक। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स d में है, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो ऐसे भरोगे कि नहीं भरोगे। अब यहां हम पढ़ क्या रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, यानी एक एक लाइगेंड एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा, है ना, 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, इसलिए उसको खाली ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए लाइगेंड को क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ऐसा हो जाए कि यहां पर हमारे पास क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन जो है, जो क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां डाल दे, ये लोन पेयर एक क्लोराइड का हो गया, ये लोन पेयर एक क्लोराइड का हो गया, ये लोन पेयर तीसरी क्लोराइड का हो गया और ये लोन पेयर चौथी क्लोराइड का हो गया। समझ में आई बात। इस हिसाब से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोशिश करते हैं तो बेटे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जानी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए एक s और 3 p के ऑर्बिटल, क्योंकि ये बॉन्ड्स की लेंथ सेम है, इससे पता चलता है आपस में हाइब्रिडाइज हुए होंगे, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए थी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी। और उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए था, टेट्राहीड्रल होना चाहिए था, ठीक। और उस हिसाब से क्योंकि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, विच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, बेटे अभी तुम मेरे साथ डी ब्लॉक पढ़े हो, तुम्हें बताया कि जो 3D वाले होते हैं उसमें ऑर्बिटल की जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वेंच्ड, यानी कि वो जीरो होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो हम इनका सिर्फ क्या निकालते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ऐसा बोला था। तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट mu स्पिन ओनली जो होना चाहिए वो कैसे निकालते हैं, √n × n + 2, और आगे क्या लिखते थे, बोहर मैग्नेटॉन,
आपको बताया था ना, बोर मैग्नेटॉन इज नॉट अ यूनिट, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, 9.27 इन 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, EH बाय 4 पाई MC, है ना बेटा, पढ़ा था ना ये। तो ऐसे निकालनी चाहिए। और क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, यहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग होगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डॉट से पहले लगभग वही नंबर आता है। तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली अगर सॉल्व करेंगे 2 पॉइंट समथिंग 2.4 के करीब होगी। ठीक, 2.4 बोहर मैग्नेटॉन ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक, तो ये पहली पॉसिबिलिटी थी। पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, ये पहली पॉसिबिलिटी की दूसरी ये हो सकती थी कि ये हमारे d ऑर्बिटल्स हैं 5, ये s है, और ये हमारे पास p ऑर्बिटल है 3। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसा ही रहेगा। अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां शिफ्ट हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां शिफ्ट हो जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अदरवाइज d ऑर्बिटल क्या होने चाहिए थे, ऑलमोस्ट समझ लीजिए सेम एनर्जी वाले, पर अब तो हम जानते हैं कि उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग भी होती तब भी 2 लास्ट वाले सेम एनर्जी के होने चाहिए, ऊपर इजी आता है ना भाई, तो सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो ये आसानी से यहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर ये शिफ्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां चल जाता है, इसको मैं बोल देता हूं बैक पेयरिंग हो गई। क्या, बैक पेयरिंग। इट इज नॉट बैक बॉन्डिंग, इट इज बैक पेयरिंग। तो बैक पेयरिंग अगर हो जाती है तो हमारे पास बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी आती है, अब बोलो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है जी? और फिर आगे हमारे पास ये S और ये P। ठीक है जी? अब ऑब्वियसली क्लोराइड कितने थे, 4 थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डालने थे। तो हो सकता है कि जो क्लोराइड है उसने, अब यहां पे ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डाला एक क्लोराइड ने, यहां इलेक्ट्रॉन डाला दूसरी क्लोराइड ने, यहां इलेक्ट्रॉन डाला तीसरी क्लोराइड ने, और यहां इलेक्ट्रॉन डाला चौथी क्लोराइड ने। इस हिसाब से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते तो हमें समझ में आता कि यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, अंदर का एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, एक s पार्टिसिपेट किया, और 2 p पार्टिसिपेट किए। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती थी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी। ठीक है जी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती थी। पर अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती तो इसका शेप कैसा होना चाहिए था, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था। ठीक, और अब बताओ क्या ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था कि डायामैग्नेटिक? क्योंकि यहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक होना चाहिए था। और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होनी चाहिए थी, स्पिन ओनली 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली क्या होनी चाहिए थी, 0। और तीसरी पॉसिबिलिटी D3s, उसके लिए अंदर D के 3 ऑर्बिटल खाली चाहिए। क्या यहां पे D के 3 ऑर्बिटल कभी भी खाली हो सकते थे? ये बैक पेयरों के मैक्सिमम एक ही खाली हो सकता था। तो D3s पे तो कांटा लग गया कि D3s तो पॉसिबल ही नहीं था, D3s पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था भाई? क्योंकि 3 ऑर्बिटल D के खाली हो ही नहीं सकते थे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज थी, इधर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती। इस कंपाउंड की ये 2 पॉसिबिलिटी थी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, कहती है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली देख लो। जब हमने इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली देखी तो क्या पाया कि ये पैरामैग्नेटिक है और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग आ रही है एक्सपेरिमेंटली। जब एक्सपेरिमेंटली 2 पॉइंट समथिंग आ गई, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। ठीक, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया
कि इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग है, पैरामैग्नेटिक है, जबकि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होनी चाहिए थी, पर ऐसी नहीं निकली। तो हमने बोला इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ये टेट्राइडल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। समझ में आई बात? क्लियर? एनी डाउट्स? अब बेटा ध्यान से समझना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें 2 पॉसिबिलिटीज 3 पॉसिबिलिटीज जो भी बनती थी, ठीक, वो बना के उसके बाद ये देखता था उसके हिसाब से उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आनी चाहिए। वो एक्सप्लेन नहीं करता है मैग्नेटिक मूवमेंट को, मैग्नेटिक मूवमेंट पहले निकालता है एक्सपेरिमेंटली और उसके हिसाब से अपने कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताता है। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं करती है, उल्टा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे इस केस में हमने 2 केसेस पढ़े, दोनों में से बोला कि हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअली इतनी आ रही है तो ये करेक्ट है और इतनी नहीं आ रही तो ये गलत है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताई जाए। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच थी। उम्मीद है बात समझ में आ गई। हाँ जी सर, जब वो सेकंड केस हमने करा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया बैक पेयरिंग से, तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 3 रूल्स हैं, उसमें से शायद पॉली या हुंस रूल वो नहीं हो रहा। बताएंगे, अभी बताएंगे, मैंने बोला ना लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक। हाँ, इसमें तो पूछ सकते थे, ठीक। बेसिकली ये होता है, इसमें कोई लॉ नहीं वॉयलेट होगा, वो अभी आगे डिस्कस कर देंगे, ठीक। तो बेटे जी बेसिकली क्या है, ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास थी, एक को रूल आउट करती है अकॉर्डिंग टू, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक मूवमेंट बताती नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बताती है। पर ऐसे तो हमें एक्सपेरिमेंट हर चीज के करने पड़ेंगे। अब हमें पेपर में क्वेश्चन आए, हम कैसे बताएंगे यार, हमारे लिए तो पंगा हो गया ना कि हम कैसे बताएंगे। तो चलो नाउ अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। नाउ प्लीज जिप योर माउथ, जब तक कुछ ना बोलूं तब तक कुछ नहीं बोलना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कॉपी के साइड में अपने क्वेश्चन लिखते रहना और देखना बात अपने आप कांटे लगते जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, हाइब्रिडाइजेशन हम कंपाउंड की कैसे देखें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दिस इज टेट्राइडल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, व्हाई, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक, व्हाई, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, व्हाई। इस तरह के क्वेश्चन हमारे को पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले निकल के 3 कंपाउंड्स लेते हैं और इन 3 कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो मैंने निकल के जो 3 कंपाउंड लिए, एक लिया NiCl4 2 नेगेटिव, जिसको अभी डिस्कस किया था, बट नाउ अप्रोच विल बी समथिंग न्यू, और दूसरा मैंने ले लिया NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, ठीक। और तीसरा मैंने ले लिया NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। निकल के 3 कॉम्प्लेक्स है, तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है बच्चे। और अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं, निकल का Z सभी को पता है, अब निकल का Z कितना होगा 28, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d8 4s2, ये सभी को मालूम है। अब यहां अगर निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या आई +2। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहां आपकी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और बेटा निकल +2 जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी सर ने बताई थी 3d8 होती है। अगर ये 3d8 हुई तो बेटे हमारे पास ये d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल्स है, फिर ये हमारे पास s है, और आगे हमारे पास p ऑर्बिटल्स है। क्लियर हो गया? अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गए। अब जो लाइगेंड इसका लगा है बेटा, लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्या? वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड जो ज्यादा बेसिक है, जिनकी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी,
यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, क्यों? उस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, एक होते वीक फील्ड लाइगेंड्स। वीक फील्ड लाइगेंड जो है ना, वो इसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो आगे ही अपने इलेक्ट्रॉन डाल के खत्म कर देते हैं बात, ठीक। तो इस केस में क्लोराइड जो होता है वो एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है। क्लोराइड एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, इसलिए अंदर छेड़छाड़ नहीं करता है, ये सिर्फ बाहर अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक। एक क्लोराइड ने यहां डाल दिया, एक ने यहां डाल दिया, एक ने यहां डाल दिया, सिमिलरली एक ने यहां डाल दिया, और जिसकी वजह से हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आ गई, हाइब्रिडाइजेशन इसको मिला करके आ गई बेटा। सो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या बन गई? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हुई तो शेप कैसी हुआ करेगी? इसकी शेप होगी टेट्राहीड्रल, इसकी शेप होगी टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल तो होगी, दूसरी बात इसमें बाहर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ, सो दिस विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। बेटे देखो, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ज्यादा होगी, उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। जैसे टोटल स्पिन का आपको एक फॉर्मूला स्पिन मल्टीपलिसिटी का +1 में भी करवाया है, 2s+1, वेयर s इज टोटल स्पिन। तो अगर इसकी टोटल स्पिन निकालना चाहोगे तो ये भी +½ ये भी +½ +½ मिलके क्या हो गया? 1। और टोटल स्पिन मल्टीपलिसिटी का फॉर्मूला 2s+1 यानी 2 × 1 + 1 यानी 3, तो इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी 3 है, यानी काफी हाई स्पिन मल्टीपलिसिटी है, तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दिस विल बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब स्पिन ज्यादा होती है तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सो दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मोर ओवर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे। Unpaired electron are the cause of paramagnetism. So obviously this compound is paramagnetic, और इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट mu हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, हमें स्पिन ओनली ही निकालनी है, तो वो √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन से हम निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 2.42 बोहर मैग्नेटॉन के करीब करीब आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे इसको, है ना भाई? है ना? क्या हो जाएगा? n यहां पे आएगा 2 × 4 6 √6, हाँ रादर 8, ठीक, √8, तो √8 की वैल्यू लगभग 2√2, ठीक, बस 2.8 के करीब करीब आ जाएगी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.8 ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.8 ले लो, ये लो, ठीक। तो इतनी इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। ये पहला केस हो गया। नाउ केस नंबर 2 देखिएगा बेटा। केस नंबर 2 है अगेन निकल, इसको बोलते हैं टेट्रा साइनाइडो निकल आयन, है ना बेटा। तो बेटे यहां पे अगेन निकल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो कैसी आएगी? +2 आएगी, +2 की नहीं आएगी? तो वो निकालनी आती तो +2 आ जाएगी, वेरी वेरी क्लियर। अब अगर +2 आती है तो बेटे निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास? बेटे निकल +2 की वही कॉन्फ़िगरेशन है 3d8। 3d8 की वजह से यहां पे बेटे हमारे पास ये, ठीक, d ऑर्बिटल्स, और यहां पे s और यहां पर p, ठीक है जी। अब बेटे देखो क्या है हमारे पास कि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे। मैंने कहा कि 2 तरह के लाइगेंड होते हैं, एक वीक फील्ड लाइगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होते हैं दे ट्राई टू मेक इनर ऑर्बिटल्स अवेलेबल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स ट्राई टू मेक इनर ऑर्बिटल्स अवेलेबल। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होते हैं वो इसको बैक पेयर करवा देते हैं बेटा,
they tends to back pair this, and cyanide is a strong field ligand, it tends to back pair this. ठीक, जब ये बैक पेयर हो जाएगा तो बेटा हमारी कॉन्फ़िगरेशन फिर कैसी रहेगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हो जाएगी। ठीक, यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए प्यारे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अब यहां पर, बोलो फटाफट, 8, पर वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और अब हमारे जो दूसरे साइनाइड हैं, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा, एक साइनाइड यहां डालेगा, एक साइनाइड यहां डालेगा, और ऐसे ही एक साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन यहां डालेगा। ठीक, जिसकी की वजह से अगर मैं अब इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि ये और ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हुई, यानी कि नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। ठीक, और DsP2 है तो शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लैनर शेप होगी, सो दिस विल बी हैविंग अ स्क्वायर प्लैनर शेप। ठीक है जी, अब इसमें अंदर के डी ऑर्बिटल यूज हुए ना भाई, सो अंदर के डी ऑर्बिटल यूज होने की वजह से इट कैन बी कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगली बात क्या है, क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो क्या इसकी कोई स्पिन होगी, जब स्पिन ही नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि नहीं। So this is a low spin complex, low spin complex। ठीक है जी, और होगा कैसे, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये होगा डायामैग्नेटिक, और अगर डायामैग्नेटिक होता है तो इसकी रिजल्टेंट डायमैग्नेटिक मूवमेंट इज 0, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0। बोलो क्लियर। ठीक, तो ये केस आ गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अभी तक वो लल्लू वाला आदमी ना बड़ा खुश हो रहा है कि देखा मैंने कहा था इनर ऑर्बिटल जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन होते हैं, है ना। तुम्हारा टीचर हमें बुद्धू बना रहा है तुम्हारे को, लो फिर। अब बेटे इसी तरह से एक तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। ठीक, NiCO का होल 4। अब यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लाइगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता है अमृता जी, कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये न्यूट्रल लाइगेंड है। तो बोलो यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई कीर्ति जी, अरे लड्डू यहां पे 0 हो गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। अगर निकल 0 है, अगर निकल 0 है तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहेगी, 3d8 4s2, क्या होगी, 3d8 4s2। गॉट इट। अब 3d8 4s2 जो होगी वो कैसे बनाएंगे अपन लोग भैया, ये हमारे d ऑर्बिटल्स, ये हमारे d ऑर्बिटल्स, ठीक, ये हमारा s ऑर्बिटल और ये हमारे p ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं दोस्तों को, 8। कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इलेक्ट्रॉन s में, क्योंकि s में तो पहले जाते हैं ना भाई, 4s में पहले भरते, 3d में बाद में भरते कि नहीं। एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, 3d की, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, फिर उसके बाद 3d में जाते हैं। अब बेटे मैंने बोला था कि लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, उसको जो ऑर्बिटल मिलते हैं उसमें बस बॉन्ड बनाते हैं, चलते बनते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड टेंड्स टू मेक इनर ऑर्बिटल अवेलेबल, इन दैट पर्टिकुलर इट कैन बैक पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बैक पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बैक पेयर करते हैं, अंदर के ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इट विल ट्राई टू मेक इनर ऑर्बिटल्स अवेलेबल, ये भी अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल करने की कोशिश करता है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां बैक पेयर करवाएगा, इसको यहां बैक पेयर करवाएगा।
ठीक, अब ये दोनों बैक पेयर हो गए, तो अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई बच्चों, जरा ध्यान देना। ठीक, ये जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन थे ये कहां चले गए, सारे के सारे डी में। ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, डी में चले गए। ठीक, और आगे हमारा एस कैसा रह गया, खाली, और पी भी कैसा है, खाली। अब आपको पता है कि हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब है, इन्होंने लोन पेयर देने हैं, ऑर्बिटल यही खाली मिले हैं। तो भैया हमारे पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहां इलेक्ट्रॉन डाले, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहां डाले, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहां डाले, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने यहां डाले। अब उसकी वजह से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों, उसकी वजह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। क्या आ गई, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहीड्रल। सो ये टेट्राहीड्रल होता है। अब बोलो इनर ऑर्बिटल क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, अंदर का तो नहीं किया है, तो बोलेंगे क्या इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन बेटे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या ये हाई स्पिन है, पहला थप्पड़ बजा, हैं जी, आवाज आई ना। तो ये पहला वाला थप्पड़ हो गया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, येट ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी हाई स्पिन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे या नहीं होंगे तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक, और उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। ठीक है बच्चे, तो इन 3 एग्जाम्पल से हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि हमारे लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, एक वीक फील्ड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड जो है वो छेड़छाड़ नहीं करते, उसको जो ऑर्बिटल अवेलेबल मिलते हैं उसी में इलेक्ट्रॉन डालते, हाइब्रिडाइजेशन उसी की होती है और उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कोशिश करते हैं कि अंदर के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कोशिश करते हैं कि अंदर के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, और वो अंदर के ऑर्बिटल से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में वो बैक पेयरिंग भी करते हैं, उस चक्कर में वो बैक पेयरिंग भी करते हैं ताकि अंदर के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाए। ठीक, और फिर वो बैक पेयरिंग करेंगे, अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाएंगे, जितने बन सकेंगे उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन अपनी कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल ना हुए तभी करेंगे ना। मान लो अगर अंदर के ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल हुए, तो अगर अंदर के ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल हुए तो बैक पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि हम 2 और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक, मैंने बोला क्वेश्चन नहीं पूछने का, मन में आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारे, मुझे मालूम है, पर अभी पूछने का नहीं। ठीक, अगला कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसी को लेके CrNH3 का होल 6 Cl3। ठीक, CrNH3 का होल 6 हेक्सा अमीन क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम 3 क्लोराइड आई शुड से। ठीक, अब यहां पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है बेटा, आप सभी को पता है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। क्या होती है, 3D5 4S1। क्या यही होती है कि नहीं होती है, यही होती है। अब यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी निकलेगी बेटा, क्या यहां पे +3 निकलेगी, निकालनी आ जाएगी, है ना। तो यहां क्रोमियम +3 है, और +3 को क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे, 3D3। क्या बोलोगे, 3D3, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसका मतलब अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स को बनाता हूं तो ये मेरे d ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरे s ऑर्बिटल है, ये
p ऑर्बिटल्स है और ये उसके आगे और d ऑर्बिटल्स है। ये 3d था, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d है। बेटा एनर्जी का ऑर्डर नहीं, ये तो रेडियस के हिसाब से लगा रखा है। क्लियर, समझ में आया? अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऑब्वियसली एक यहां, एक यहां, एक यहां। बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो कौन सी 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती हैं? या तो sp3d2 और या फिर d2sp3, या अंदर के 2 d ऑर्बिटल चाहिए या बाहर के 2 d ऑर्बिटल यूज होंगे। तो अगर इनर ऑर्बिटल भी मेरे को चाहिए तो अंदर के 2 ऑर्बिटल चाहिए। भैया 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या बताया था आपको? हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3d2 और d2sp3। ठीक, अब अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या कोशिश करता है? अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाए, अंदर के ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडाइजेशन करवाए, है ना बेटा? अब अंदर के ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? इसमें कितने डी चाहिए थे? 2। बेटा 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं? तो क्या इसको बैक पेयरिंग की जरूरत है? अरे भाई इसको बैक पेयरिंग की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर के डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अरे यार अगर अवेलेबल नहीं होंगे तब बैक पेयर करवाएंगे ना, है ना? आपको अगर क्लास में सीट नहीं मिल रही तब बोलोगे ना आगे हो जा, है ना? अब सीट मिल रही है तो क्यों बोलोगे आगे हो जा भाई? तो यहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं है, भले ही अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का धर्म बैक पेयरिंग करवाना नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का धर्म अंदर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करवाने की कोशिश करना है। हालांकि अभी निकल कार्बोनाइल में पढ़ा, उसने कोशिश बड़ी की पर अंदर का डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं मिला तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करनी पड़ी, बट उसने कोशिश तो की ना। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करते हैं अगर अवेलेबल ना हो, पर अगर ऑलरेडी अवेलेबल हो तो दिक्कत ही किसको है? काम ना करना पड़े, मजा आ जाए। ठीक, तो भैया यहां पे एक अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डाला, यहां दूसरी अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डाला होगा, यहां पे तीसरी अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डाला होगा, यहां चौथी अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डाला होगा, फिर पांचवा भी इसको निमोनिया हो गया होगा और फिर हेक्सा निमोनिया यानी अमोनिया, है जी? क्लियर? अभी फटाफट से बोल देने का कि हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है तुम्हारे को? यहां से शुरू हुई यहां तक, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? हाइब्रिडाइजेशन आई D2sp3 और D2sp3 की हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल है। ओके, अब मेरे को फटाफट से बताओ आउटर ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल, है ना जी? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो लो स्पिन की हाई स्पिन? हाई स्पिन ना, दूसरा थप्पड़ ना, है ना? लोग बोलते हैं कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं लो स्पिन वाले, तो एक जोर से मारो, है ना भाई? बोलो ये इनर ऑर्बिटल है पर कैसा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो पैरामैग्नेटिक के डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। ठीक, और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो तो समझ में आई गई होगी, हाँ जी? ठीक, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग 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 बोर मैग्नेटॉन। बोलो क्लियर और नॉट? तो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक, पर अगर ऑलरेडी अवेलेबल हो तो कोई कोशिश नहीं करते, वहीं अपने इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। वहीं पर इसका एक और भाई मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इसका मैं एक और भाई आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक, क्या CrH2O का होल 6 Cl3 हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड,
हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। फटाफट से चीखो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या है यहां पर, +3 है ना भाई, है ना जी। और अगर +3 है तो अच्छे से जानते हो कि क्रोमियम +3 जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d3 होगी, है ना जी। अब बेटा 3d3 होगी तो हमारे पास अगेन ऐसा ही तो रहेगा, अगेन ऐसा ही तो रहेगा ना, और ये बाहर के d ऑर्बिटल भी होंगे 4d। क्लियर जी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन है 3। पर वाटर जो होता है ना वो एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वाटर जो होता है ना वो एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक। तो अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो इसको बैक पेयरिंग तो वैसे नहीं करनी, मोर ओवर ये आउटर ऑर्बिटल में बनाएगा, इनर ऑर्बिटल यूज करेगा नहीं, इतने अंदर पेनिट्रेट होगा ही नहीं। तो इसने यहां भले ही खाली है, बस ने अंदर की हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी, क्योंकि इतना पेनिट्रेट ये नहीं कर पाता, वीक फील्ड लाइगेंड इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए अगर वीक फील्ड है तो बेटा वो बाहर ही इलेक्ट्रॉन डालेगा, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा उसकी फील्ड वीक है, वो ज्यादा आगे तक नहीं आ सकता है। इसलिए भले ही अंदर के 2 ऑर्बिटल अवेलेबल थे, पर वीक फील्ड लाइगेंड हमेशा बाहर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है, वीक फील्ड लाइगेंड हमेशा बाहर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन ही करता है। इसलिए भले ही अंदर के 2 ऑर्बिटल कैसे रह गए, खाली, पर यहां तक के पहुंच ही नहीं पाया। वाटर यहां पे एक वीक फील्ड लाइगेंड था, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3b2, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। और कैसा हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। और रही बात हाई स्पिन की लो स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तीसरी बात हमारे पास पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, तीसरी क्या, तो 5वीं बात होगी पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी भी क्या आई, मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी भी क्या आई, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। यानी थ्योरी को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बोला कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने लगते हैं, लाइगेंड सेंट्रल एटम के पास आते हैं। लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड बाहर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन देता है, भले ही अंदर खाली रह जाएं, भले अंदर खाली रह जाएं, वो सिर्फ बाहर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन देता है, अंदर के ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं देता वीक फील्ड लाइगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होते हैं, दे ट्राई टू मेक इनर ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर द इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एंड इफ दे आर ऑलरेडी वेकेंट देन देयर इज नो नीड ऑफ बैक पेयरिंग, बट इफ दे आर you can say not vacant, it will try to make them vacant, उसलिए बैक पेयरिंग करवाएंगे। क्लियर हुआ। पर सर एक क्वेश्चन अभी तक तंग कर रहा है, बार बार बोल रहे हो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड, और बोली जा रहे हो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वाटर वीक फील्ड लाइगेंड, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, है जी। सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो फिर अब इससे पर्दा उठाते हैं कि वीक फील्ड लाइगेंड कौन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए ना आसपास के लोगों ने, जितने भी लोग हैं सभी क्या बोलते हैं, एक ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। क्या आती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, उसको रट्टा मार लो, ऐसा बोला जाता है। मैंने भी कभी रट्टा मारा था एक बार, चलो फिर होके ऑक्स पे सवार, ऐसा कुछ निमोनिक मैंने बनाया था, ठीक। तो कहते हैं वाटर से नीचे वाले वीक फील्ड होते हैं, वाटर से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ठीक। और वो पूरा रट्टा मारने के लिए कह देते हैं, और हम रट्टा मारते मारते, मैं भी काफी देर रट्टा मारता रहा, पेपर में भूल ही गया है जी, कौन सा कहां आ रहा था पता ही नहीं था। तो फिर मेरे को थोड़ी समझ आने लगी, मैंने कहा रट्टा तो मारने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से देख लें तो बहुत ही सौखा है, क्यों मारेंगे हम रट्टा। हाँ,
अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार देख लेंगे सीरीज को, एक बार पढ़ लेंगे सीरीज को, ठीक, एनसीईआरटी से देख लेंगे, बट आपको मैं रट्टा नहीं मारने दूंगा। देखो बेटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लाइगेंड बेसिकली मेजरली 4 तरह के होते हैं। या तो कोई कार्बन डोनर होता है जो कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे साइनाइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, या कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, या नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे अमोनिया, जैसे पायरिडीन, इथाइलिन डाइअमीन, ये सब नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक, या ऑक्सीजन डोनर्स जो ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे वाटर, जैसे OH नेगेटिव, जैसे ऑक्सोलेटो COO नेगेटिव, एसीटेटो, ये ऑक्सीजन डोनर होंगे, या फिर हैलोजन डोनर, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। 4 मेजर हैं। पर कभी कभी फॉस्फोरस डोनर भी होता है, जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और कभी कभी सल्फर डोनर भी होता है, जैसे SCN नेगेटिव। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास मेजरली 6 तरह के डोनर हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बन डोनर हो सकता है कोई चीज, नाइट्रोजन डोनर हो सकता है कोई चीज, ऑक्सीजन डोनर हो सकता है कोई चीज, हैलोजन डोनर हो सकता है कोई चीज, फॉस्फोरस डोनर हो सकता है कोई भी चीज, और सल्फर डोनर। यही मेजरली लाइगेंड है यार, कोई भी लाइगेंड देख लो, यही है ना। तो ये लाइगेंड्स है। अब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो ज्यादा बेसिक हो, ज्यादा बेसिक, जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दो, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेटा? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को बाद में लेते हैं, सल्फर को बाद में लेते हैं, पहले इन 4 को ले लो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाओ, हैलोजन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ऐसे सोच लेते ना हम लोग, हैलोजन अभी फ्लोराइड लेके चलते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं, क्योंकि उनका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अभी आपने साइनाइड पढ़ा, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो कार्बन डोनर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड्स होते हैं, ठीक। उसके बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑब्वियसली फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन की फॉस्फोरस? ऑब्वियसली फॉस्फोरस। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गए? फॉस्फोरस डोनर्स, जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये दूसरे नंबर पे आ गए। तीसरे नंबर पे कौन आए? नाइट्रोजन डोनर्स, जैसे कि अमोनिया। बोला ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं, ये 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हैं, ठीक। कौन से? कार्बन डोनर, फॉस्फोरस डोनर्स एंड नाइट्रोजन डोनर। अब यहां पे आ जाओ, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन डोनर, फिर आएंगे सल्फर डोनर, और लास्ट में हैलोजन डोनर। और ये 3 वीक फील्ड लाइगेंड है भाई। पहले 3 कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, SWL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर और हैलोजन डोनर वीक फील्ड लाइगेंड्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो कोई रट्टा मारोगे जिंदगी में अभी? ठीक। हाँ, अगर कंपैरेटिवली देखना पड़े, जो 2 कार्बन डोनर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार जरूर देखोगे, है ना, आपकी एनसीईआरटी में दी होगी। नहीं मेरे को बोलोगे मैं लिखवा दूंगा, ठीक। वो आपस में कंपैरेटिवली देखना पड़ जाए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए तो नहीं देखना पड़ेगा, उसमें तो हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड देखना पड़ेगा। लेकिन अगली थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें खुद ही लिखवा दूंगा कि कौन सी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन कम स्ट्रॉन्ग। वो अगली जो थ्योरी आएगी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें क्लियर कर दूंगा। बट अदरवाइज का रट्टा मारना पड़ेगा। आपको यही देखना होगा कार्बन के थ्रू, फॉस्फोरस के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू
कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और ऑक्सीजन के थ्रू और हेलोजन के थ्रू या सल्फर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, वीक फील्ड लाइगेंड। क्लियर? तो ये अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये नहीं करेंगे। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? ठीक। अब बेटे इसमें ना दो चीजें और भी समझ के चलना। एक होता है ऑक्सोलेटो, ऑक्सीजन डोनर है ना भाई, ऑक्सीजन डोनर है ना, ऑक्सीजन डोनर। और दूसरा है वाटर। ठीक, आपने कहना वाटर एंड ऑक्सोलेटो, बीच में लेटो। यानी ये ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट हैं दोनों। ये स्ट्रॉन्ग भी होते, वीक भी होते, लेकिन कैसे पता चले बेटा? ये मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी बैक पेयरिंग करवाते हैं। और अगर हम इसको लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ देखें तो ये बैक पेयरिंग नहीं करवाते, वहां पे ये वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों जी, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, है ना भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या, वाटर एंड ऑक्सोलेटो, बीच में लेटो। समझ में आई बात? तो देखो भाई, मैंने दो एग्जांपल लिए। एक लिया FeH2O का होल 6SO4, ठीक है जी। और दूसरा लिया FeH2O का होल 6Cl3, ठीक है जी। अभी अगर मैं यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, यहां पे बोलो क्या निकलेगी? इट विल बी +2, है ना बच्चे जी? एंड हेयर अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगी? +3। दोनों के लाइगेंड क्या है? वाटर। दोनों के लाइगेंड क्या है? वाटर। अब बेटा आयरन +2 की अगर फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, आयरन +2 तो क्या होगा? 3d6। रात वाली क्लास में बताया था अपने आपको मैंने, 3d6 4s2 आयरन, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या बना? 3d6 बना ना। तो 3d6 है। अब 3d6 है तो भैया हमारे पास ये d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, फिर आगे d ऑर्बिटल, ठीक है जी। अब वाटर 6 है, उससे पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो जरा फटाफट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए कि नहीं भर दिए? ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। और 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, ठीक, अब हमने ये देखना है, वाटर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वीक फील्ड है। वीक फील्ड है यानी छेड़छाड़ नहीं होगी। छेड़छाड़ नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां डालेंगे भाई हम इसको? इसके इलेक्ट्रॉन एक वाटर का यहां, एक वाटर का यहां, एक वाटर का यहां, एक वाटर का यहां, एक वाटर का यहां और एक वाटर का यहां। ठीक, अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? इसका मतलब क्या आ गई? sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आई? sp3d2। और स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल। बेटा आउटर ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेटा हाई स्पिन की लो स्पिन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना भाई? तो जो लोग बोलते थे कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ठीक, वो हाई स्पिन होते हैं, बड़े खुश हुए होंगे, है ना भाई? तो थप्पड़ उनको 2 दिन पहले पढ़ चुके हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है? 3 पॉइंट समथिंग है भाई, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई। क्लियर?
अब आ जाओ यहीं पर आयरन 3 पॉजिटिव। बेटा आयरन 3 पॉजिटिव मतलब 3d5, आयरन 3 पॉजिटिव मतलब 3d5। अब 3d5 है तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास ये d ऑर्बिटल है, ये s है, ये p है, ये फर्दर d है, ठीक है जी। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन में? 1 1 2 3 4 5। नाउ मेटल इज इन इट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मेटल अपनी हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जहां वाटर कैसे वर्क करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो अंदर के 2 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, अंदर के 2 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने के चक्कर में इसको यहां फेंकेगा, इसको यहां फेंकेगा, एंड द कॉन्फ़िगरेशन thus changed to configuration thus changed to 1 2 3 4 and 5। नाउ वाटर यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पुटेगा? यहां वाटर इलेक्ट्रॉन यहां पुटेगा बेटा, क्लियर? ठीक, ये आगे S, ये P और ये D, ठीक है जी, क्लियर? अब देखो बेटे जी, हमारे पास यहां पे आ गया वाटर का एक पेयर, वाटर का दूसरा पेयर, वाटर का तीसरा पेयर, वाटर का चौथा पेयर, पांचवा और छठा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी बच्चा लोग? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई हमारे पास? D2sp3 स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अभी बोलो इनर ऑर्बिटल क्या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। और हाई स्पिन की लो स्पिन? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारा, जुम्मा जुम्मा, तो क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। सो दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और रही बात पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी? मैग्नेटिक मूवमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1 point something something, that is 1.7, ठीक, 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है जी। तो 1.7 पुट कर देते हैं भैया, ये मेरे को रटा हुआ है, ठीक। तो 1.72732 बोर मैग्नेटॉन इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो दोनों में लाइगेंड क्या था? वाटर। ऐसे वाटर एंड ऑक्सोलेटो ये ऐसे हैं जो मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का बैक पेयरिंग करवाते हैं, लेकिन लो ऑक्सीडेशन का बैक पेयरिंग नहीं करवाते हैं। क्लियर? समझ में आई? तो यानी हमारे पास लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से होते हैं? कार्बन डोनर, फास्फोरस डोनर, नाइट्रोजन डोनर। वीक फील्ड कौन से होते हैं? ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर, हैलोजन डोनर, ठीक। वाटर एंड ऑक्सोलेटो बीच में लेटो है, वो मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड है और मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक फील्ड है। क्लियर? समझ में आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करता है, ठीक। इस कोशिश में वो बैक पेयर करवाने की कोशिश करता है। अगर अंदर के ऑर्बिटल ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई चिंता है ही नहीं, वो वहीं इलेक्ट्रॉन डालेगा। नहीं है तो बैक पेयर करवाने की कोशिश करेगा, नहीं है तो बैक पेयर करवाने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात? तो बैक पेयर करवाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। और जो वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं वो सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, अंदर ऑर्बिटल खाली भी रह जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतना अंदर तक जा ही नहीं पाता है, वो बाहर बाहर वाले बनाता है। अब अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर ऐसा क्यों हुआ कि यहां पे वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड क्यों एक्ट करता है, इसका जड़ अगली थ्योरी में है। क्योंकि एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड या वीक फील्ड लाइगेंड ये यहां से पता ही नहीं चले थे, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपको पता है कि मैंने पहले बताई थी, वो तो दोनों बता करके फिर उसके बाद इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट देख के बताता था, है ना। उसको तो पता ही नहीं चलता था स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन और वीक फील्ड कौन, ये तो अश्विनी सर वाली थ्योरी में पहले से ही पता चल रहा है। पर वो क्या है कि फ्यूचर में जब आपको कल
परसों जब भी हमारी क्लास होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाऊंगा, तब समझाऊंगा कि वाटर ने यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड क्यों वर्क किया, जबकि लाइगेंड तो एक ही था। तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे डिपेंड किया, ठीक, वो वहां डिस्कस करेंगे। बट आई एम नॉट फिनिश्ड येट। अपन 2 एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक, 2 एग्जाम्पल और लेंगे, ठीक। ये 2 एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं NiNH3 का होल 6 Cl2। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है ना भाई, निकल में बोला था ना 4 5 6 भी हो सकता है ना। वेनेडियम निकल में बोला था कि नहीं, ठीक। और ऐसा ही निकल का एक और कॉम्प्लेक्स लेता हूं H2O का होल 6 Cl2, ठीक है दोस्तों। दोनों में निकल +2 है, और अगर निकल +2 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अब तक तो रटी गई है यार, है ना। तो कीर्ति, निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या बात है ना, 3D8, है ना जी। अब अगर 3D8 है तो इसका मतलब क्या है बेटे, कि हमारे पास ये, फिर ये, और फिर ये, उसके आगे भी ये, ठीक है जी। अब 3D8 तो कीर्ति जी ने बता दिया, अनीस जी बता देंगे इसको भरना कैसे, मेरे को आता नहीं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अनीस जी, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की वीक फील्ड लाइगेंड, वीक फील्ड लाइगेंड। यहां तो निकल +2 में ही है ना यार, निकल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती, +4, ये +2 है तो वीक फील्ड है ना वाटर। वीक फील्ड है तो अंदर को छेड़ेगा क्या, नहीं छेड़ेगा। नहीं छेड़ेगा तो कहां डालेगा इलेक्ट्रॉन्स, बाहर इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या, हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या, sp3d2, है ना। बाकी तो सब कुछ लिख ही सकते हो। sp3d2 स्ट्रक्चर कैसा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मोर ओवर मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन यहां आ जाते हैं, यहां फिर से निकल +2 में ही है, और कीर्ति जी की कई बात झूठी नहीं हो सकती, ये 3D8 ही है ना जी। अब 3D8 है तो हमारे पास ठीक, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अब 8 है जी, ठीक। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब बेटे लोग, आपको यहां पे कितने लाइगेंड है, 6। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड को अंदर के कितने डी ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने होंगे, 2। कितने बनाने होंगे, 2। बेटा अगर 2 बनाने होंगे, क्या यहां 2 खाली बन सकते हैं, अगर ये बैक पेयर कर देगा तो भी एक ही बनेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक अंदर का पेयर कर जाए और एक बाहर का, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का रूल है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। बेटा 3D और 4D की एनर्जी सिमिलर होगी क्या, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक अंदर वाला कर ले एक बाहर वाला, वो कर नहीं सकते। हम ये भी बोल सकते थे, कई बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्या करता है, अगर अंदर ना हो तो आगे जंप करवा देता है, अगर अंदर ना हो तो आगे जंप करवाता है, अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करता है। पर बेटा 3D से 4D में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा है,
ना ही आगे जंप करेंगे, बैक पेयर का कोई फायदा है नहीं, तो झक मार के अमोनिया को क्या करना पड़ेगा, झक मार के अमोनिया को यहां पे इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो यहीं पे अमोनिया इलेक्ट्रॉन डालेगी और हाइब्रिडाइजेशन इसकी फिर भी क्या रहेगी, sp3d2, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड। तो एक बड़ी सी लाइन लिख देना, ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस ऑफ निकल, octahedral complexes of nickel are always outer orbital. Octahedral complexes of nickel are always outer orbital. यानी अगर निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ ना, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, आंखें बंद कर लेनी है, ठीक। उसको हमेशा sp3d2 ही लेना है, आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स ही लेना है, क्योंकि उसमें बैक पेयर करवा के 2 d ऑर्बिटल बनते नहीं, और फ्रंट पे जंप लग नहीं सकती, एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। इसलिए ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस ऑफ निकल आर ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्सेस, जो मर्जी लाइगेंड हो। बेटा समझ में आए? Yes, sir. बट आई एम नॉट फिनिश्ड येट, ठीक। एक और कहानी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, एक और कहानी डिस्कस करते हैं, और ये सबसे मजेदार कंट्रोवर्शियल कहानी है। आप आज किसी की भी कॉपी देखेंगे ना, उनको यही पढ़ाया गया होगा, और मैं उसकी गलती बताऊंगा और प्रूव करूंगा ये गलत है, ठीक। देखो, एक है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, एक है टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, है ना जी। बेटे, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बोलो, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एक्सेप्शनल है 3d10 4s1, एक्सेप्शनल होती है 3d10 4s1। यहां कॉपर कौन सी स्टेट में है भाई? +2। +2 का मतलब कॉपर +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d9। क्लियर जी? इसका मतलब यह है कि ये हमारे d ऑर्बिटल्स हैं, ये s है और ये p है। अब 9 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। अब अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने हैं, पर क्या ये बैक पेयर हो सकता है? पीछे तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो लोग कहते हैं कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, अगर वो बैक पेयर नहीं करवा पाएगा, अंदर के ऑर्बिटल तो उसको चाहिए, तो इसको आगे जंप करवा देगा, उतने ऑर्बिटल छोड़ करके जितने की हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए उसको आगे जंप करवा देगा। उस जंपिंग की वजह से हमारे पास अंदर का ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा, अंदर का ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा। कैसे? अब यहां पे कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 ऑर्बिटल छोड़ के एक यहां, ठीक है बेटा। अब अमोनिया ने जो अपने इलेक्ट्रॉन डाले होने चाहिए थे वो यहां डालने चाहिए थे, ठीक। तो इस कंप्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती, बोलो इस कंप्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी? dsp2, और ये इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स होता, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, पैरामैग्नेटिक होता, और स्क्वायर प्लेनर होता कि नहीं होता? स्क्वायर प्लेनर होता कि नहीं होता? ये स्क्वायर प्लेनर होता, ठीक। इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स होता, स्क्वायर प्लेनर होता, ठीक है जी, क्लियर। किंतु बच्चे, लोग बाग यही करवाते हैं कि इसके हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, ये आगे जंप करवा देता है। बेटा ये गलत सोच है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं। हालांकि आप मैक्सिमम बुक्स में देखोगे यही लिखा होगा, मैक्सिमम बच्चे जो इधर उधर पढ़ रहे होंगे उनकी कॉपियां देखेंगे तो यही हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई होगी, लेकिन ये गलत है बेटा। अगर ऐसा होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन
ये न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया होता, इजंट इट? न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब इस पे न्यूक्लियस की ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये आसानी से दिया जा सकता, आसानी से दिया जा सकता। तो दिस शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की इंफ्लुएंस है नहीं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जाना चाहिए, है ना? पर ऐसा तो है नहीं। अगर दिया जाना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, पर हमने पाया ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्या कॉपर +3 देखा कहीं? क्या कॉपर +3 बनता है? कल रात को एक लेक्चर लगा अपना, थोड़ा सा भयंकर था, समझने में दिक्कत थी बहुत ज्यादा उसमें, है ना? पर ये तो समझ में आ रहा था कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ, क्या 3 पॉजिटिव बनेगा? उसकी तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इस हिसाब से होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है ही गलत है, ये है ही गलत है। इसमें ध्यान रखना बेटा कि बेसिकली भले ही यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बट यहां पे अगेन वही प्रॉब्लम हमारे को सामने आती है कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन यहां डाल भी देता हूं, ठीक, आगे जंप अगर मैं करवाऊंगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। इसका मतलब ये आगे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है, और एक्चुअली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है, ठीक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होता है। तो एक्चुअली यही है बेटा, रहेगा ये फिर भी पैरामैग्नेटिक, बट अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, टाइटली अट्रैक्टेड है, आसानी से दिया नहीं जा सकता है। सो दिस बेटर एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आई? लेकिन लोग बाग ये हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। बेटे क्लियर हुआ? अब हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ठीक? लेकिन ठीक, अब यहां पे है क्या? हमने सिंपल सी बात बोली यार, हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा करनी है, लिखने के बाद देखना है कहां कहां इलेक्ट्रॉन है, फिर लाइगेंड देखना है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन करने की कोशिश करेगा, अगर वो अवेलेबल है ओके बल्ले बल्ले, नहीं अवेलेबल तो बैक पेयरिंग करवाएगा, बैक पेयरिंग नहीं हो सकती फ्रंट जंपिंग करवा देगा, बट अंदर के ऑर्बिटल अवेलेबल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन से, वीक फील्ड लाइगेंड कौन से, ये क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन से, वीक फील्ड लाइगेंड क्लियर, ये सारी चीजें समझ में आती है, ठीक? और फिर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल आर ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है जी? और इसमें ये कंट्रोवर्सी है, इट इज नॉट, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही सही हूं, ये कंट्रोवर्सी है, इट इज नॉट प्रॉपरली डन टिल डेट, ठीक? कुछ बुक्स जो अच्छी किताबें हैं केमिस्ट्री की, है ना, फॉरेन ऑथर्स की, वो इसको लेकर चलती हैं, ठीक? और इवन इंडियन ऑथर्स की भी अच्छी किताबें कई हैं, जैसे मैं कुछ रेफरेंस भी दे सकता हूं आपको, एस चांद की किताब आती है आईसीएससी के लिए, ठीक? उसमें आपको करेक्टली एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो मैंने बताया वो लिखा हुआ मिलेगा, और वो एक्सट्रैक्ट ऐसे नहीं निकाला गया है, फॉरेन बुक से निकाला गया भाई, एक्सपेरिमेंटेशन हो रखी है उसके ऊपर, ठीक? तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन आई एम नॉट फिनिश्ड येट, ठीक? यहां तक जो हमने पढ़ा अभी तक, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए वो कौन से लिए? 3D सीरीज वाले, निकल, कॉपर, क्रोमियम, ये सब 3D वाले थे ना बेटा, याद रखना 4D और 5D वाले आर ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव टू लाइगेंड। क्या बोला? 4D और 5D वाले आर ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव टू लाइगेंड, क्लियर? जैसे कल को अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं PtCl का होल फोल्ड 2 नेगेटिव, या बोल दूं PtCN का होल फोल्ड 2 नेगेटिव, मेरे लिए दोनों में फर्क ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और प्लेटिनम 4D का मेंबर है ना भाई, 4D वाले हमेशा इनर ऑर्बिटल, तो यहां लाइगेंड की बात ही नहीं रह गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2
और इसके हाइब्रिडाइजेशन भी DsP2, दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड का झगड़ा है ना, ये सिर्फ कहां देखा जाता है? ये सिर्फ 3D में देखा जाता है और किसी में नहीं देखा जाता है। 4D या 5D वाले आर ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव टू द लाइगेंड जॉइंट टू इट। क्लियर? समझ में आया? आई एम नॉट फिनिश्ड येट। ठीक, एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना, एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना। ठीक, एक्सेप्शन जो है वो क्या है बेटा? वो है MnF5 3 नेगेटिव। फ्लोरीन वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड, बट विद मैंगनीज इट वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड। सिर्फ इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में एक एक्सेप्शन है, इट वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्योंकि बेटा आफ्टर ऑल हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी प्रूफ नहीं होता ना हमारे पास, है ना। ये एक्सपेरिमेंटेशन से निकाली गई चीजें हैं। ये तो अश्विनी सर वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है तुमने, है ना भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो दोनों तरह की बताती थी, है ना भाई? और उसमें से मैग्नेटिक मूवमेंट देख के बताती थी। वो तो हम पीछे छोड़ा है, एक्चुअली तो वही थ्योरी थी। तो उसमें पाया कि यहां पे फ्लोरीन विद मैंगनीज एक्चुअली वर्कड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक, क्लियर? बट स्टिल आई एम नॉट फिनिश्ड। क्योंकि क्या है कि अभी हमारे पास कई एग्जाम्पल होंगे हाइब्रिडाइजेशंस के। ये तो हमने सिर्फ कौन कौन से पढ़े हैं? हमने तो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पढ़ के पीछा छुड़ा लिया, पर ऐसे छूट सकता है पीछा क्या? चलिए अब फटाफट से आपको चंद हाइब्रिडाइजेशंस और तरह की उसके बारे में बता देता हूं और उसके एग्जाम्पल बता देता हूं, ताकि आपको किसी तरह का दुख दर्द परेशानी ना रहे। जल्दी जल्दी लिखते जाना। 4 पार्ट बनाना कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तीसरा पार्ट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और चौथा पार्ट एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी लिखते जाना। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 अगर हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है। एसपी क्या है? एसपी। एसपी की ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। ये मेटल और ये लाइगेंड, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री लीनियर। ठीक, एग्जाम्पल्स बहुत सारे। CuCN का होल ट्वाइस। ठीक, CuCN का होल ट्वाइस। क्लियर जी? हाँ जी, इसमें हमारे पास 1 नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर +1 होता है। ठीक, इसी तरह से सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस AgCN का होल ट्वाइस 1 नेगेटिव, यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। बोलो, वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। और sp2 का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120। एग्जाम्पल HgI3, HgI3 2 नेगेटिव, वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो अपने पास 3 हो गए। या तो sp3, ठीक, sp3 का टेट्राइडल शेप बना लोगे ना भाई, टेट्राइडल। एग्जाम्पल अभी दिए आपको बहुत सारे। NiCl4 2 नेगेटिव पहला एग्जाम्पल था, इसका भी दिए थे आपको। फिर जिंक का तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ अंदर का ऑर्बिटल अवेलेबल होएगा ही नहीं। ठीक, ये लो। फिर निकल कार्बोनाइल अभी आपने पढ़ा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन DsP2, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बच्चे? और स्क्वायर प्लेनर अगर हुआ
तो बेटा एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, या फिर PtCl4 2 नेगेटिव, या फिर PdCl4 2 नेगेटिव, यानी 5D 4D इररिस्पेक्टिव टू लाइगेंड्स आर ऑलवेज, ठीक। चौथा, इसके अगला 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्या एग्जाम्पल, D3S। सर इसकी तो आपने डिस्कशन ही नहीं की बेटा, ये होता टेट्राइडल है। और इसका एग्जाम्पल वेरी सिंपल, इसका एग्जाम्पल अपन अगली थ्योरी के बाद पढ़ सकते थे, ठीक। KMnO4 में MnO4 1 नेगेटिव, KMnO4 में MnO4 1 नेगेटिव। KMnO4 में मैंगनीज की हाइब्रिडाइजेशन क्या मानी जाती है, D3S, ठीक। लोग बुक में स्ट्रक्चर तो बताते हैं, है ना, बोलते टेट्राइडल हाइब्रिडाइजेशन sp3 बता मरते हैं, ये पता ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन होती क्या इसमें, क्योंकि D3S तो किसी ने सुना ही नहीं होता है। ये तुम ही लोग सुन रहे हैं, बहुत कम लोगों ने सुना होता है, लकी वंस, है ना। Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक। MnO4 2 नेगेटिव, ठीक। VO4 3 नेगेटिव, यानी बेसिकली ऑक्सो अनाइंस, बेसिकली ऑक्सो अनाइंस, ठीक है बच्चे। ऑक्सो अनाइन यानी ऑक्साइड वाले अनाइंस यार, ठीक है ना भाई, जनरली। अब आ जाओ आगे 5 वाले, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के भी 2 बताए थे सर ने एग्जांपल्स, हाँ जी। अभी 5 वाला तो बताया नहीं, 4 के बाद 5 आएगा ना, 5 के भी 2 ही होंगे ना। एक sp3d, sp3d जो होता है उसका शेप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनाना आता है कि नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम 5 वाले एग्जाम्पल लेंगे, जैसे FeCO का होल 5, निकल कार्बोनाइल बोलते हैं इस बला को, क्या बोलते हैं, निकल कार्बोनाइल। CuCl का, सॉरी आयरन कार्बोनाइल यार, है ना, ट्विस्ट वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ अ टंग, है ना। सो ये 3 नेगेटिव, ठीक। ऐसे ही 5 वालों का एक और देखना, DsP3। बेटा DsP3 जो होता है ना, स्क्वायर पिरामिडल होता है। कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या मतलब, मेटल लाइगेंड 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 और लाइगेंड, ठीक है जी, इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। स्पेशल है भैया, ठीक, बिल्कुल अश्विनी सर स्पेशल, ठीक। एग्जाम्पल, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी हो सकता है कि नहीं, है ना भाई, पढ़े थे ना कि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी हो सकता है, 3 नेगेटिव। और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना, अंदर का ऑर्बिटल अवेलेबल बनाएगा ना, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन भी बनती है DsP3, ठीक। फर्क देख लेना बेटा इसमें दोनों में ना, जो डी ऑर्बिटल यूज है वो अलग अलग होता है, इसमें DZ² और इसमें DX² टू Y², ये 2 अलग अलग डी ऑर्बिटल इसमें यूज होते हैं। और ये आगे थ्योरी जो आएगी ना, एक टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक। टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन वो नहीं है सिलेबस में यार, पर मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक। पेपर में क्वेश्चन आया नीट में इस पे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे, ठीक। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कितने बताए एग्जांपल, sp3d2 और d2sp3, ठीक है जी, ये 6 के हैं, ठीक है जी, ये 6 के हैं। अब इसमें बेटे जो हमारे पास व्हाट यू कैन से ज्योमेट्री दोनों की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, और इसकी भी ऑक्टाहेड्रल। बेटे एग्जाम्पल बहुत आराम से, बाहर वाले ऑर्बिटल में क्रोमियम विद वाटर, क्यों जी करे थे ये, या निकल के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, निकल के ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और नॉट,
ठीक, निकल के सारे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल। ठीक, और अंदर के ऑर्बिटल की बेटा बहुत इजीली बता सकते हो, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, जैसे अभी पढ़ा था CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव एटसेट्रा। नाउ आई एम फिनिश्ड। ठीक, अब इसमें सिर्फ एक डाउट लास्ट का आंसर दे रहा हूं कि सम पीपल विल थिंक कि सर जब ये बैक पेयरिंग होती तो हमारे पुराने रूल्स ऑफ वो प्रिंसिपल का क्या हुआ, हुंड्स रूल का क्या हुआ। बेटा वो एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है, जब कभी हमारे पास बॉन्ड बनते हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस रीअरेंज होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बोलो कोई डाउट है तो। हाँ जी बोलो राज। सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल में जैसे आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जंप होके 3D से 4D में नहीं जाता, पर वो एनर्जी 5s की 4D से प्राप्त है, तो वो 5s में नहीं जा सकता। बिल्कुल भी नहीं बेटे, इसमें एक ट्रांजिशन होती है। ठीक, आगे वो भी डिस्कस करेंगे, लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन, एक होती है फॉरबिडन ट्रांजिशंस जिसमें ट्रांजिशन फॉरबिडन होती है। ठीक, उसमें वैसे तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली एल का चेंज कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो खैर उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। फॉरबिडन ट्रांजिशन, बच्चे ने बोला है जो ऑनलाइन वाले वो सुन लो कि सर आपने कहा कि 4D में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है 3D से। ठीक, तो एनर्जी तो 5s की कम होती, वहां नहीं जा सकता है। बेटा वैसे ही 5s रेडियस में बहुत दूर होगा। ठीक, उसके लिए भी एनर्जी काफी ज्यादा ही रहेगी, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती हो। तो 4th शेल के भी बाद आएगा 5th शेल, एनर्जी भले ही कम होगी पर रेडियस तो ज्यादा होगी, जाना तो उसको न्यूक्लियस से दूर पड़ेगा, और उतने में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो आयनाइज ही हो जाएगा यार। क्लियर जी बेटा। कोई एग्जांपल बोलना जो आपने यहाँ एग्जांपल दिया है, कोई भी एक एग्जांपल बोलना। क्यों, एक डाउट, कौन सा एग्जाम्पल चाहते हो? कोई भी बोल दो। लो ये बोल दिया, जिसमें हमने सॉल्व करा वो प्रॉपर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं इसमें। हाँ, तो उसमें ये पूछ रहे थे कि हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे गिने हैं इसके। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे गिने? हाँ जी, लोन पेयर तो गिने ही नहीं कहीं बेटा, नेवर, मैंने कोई लोन पेयर गिना ही नहीं बेटा। शुरू में जब हम निकल के कर रहे थे। यस सर, अभी हमें 4 जो इसके 4 कार्बन मोनोऑक्साइड डाले हो, तो उसके क्योंकि वो 4 प्रेजेंट है, हाँ, तो वो लोन पेयर आए कहां से? वो तो साइनाइड ने दिए ना अपने इलेक्ट्रॉन्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। यस सर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर देना है, तो पेयर का पेयर ही देगा नहीं। अच्छा, साइनाइड ने अपना पेयर। हाँ, दिस इज नॉट लोन पेयर बेटा, दीज आर बॉन्डेड पेयर्स। ये तो साइनाइड CN नेगेटिव है ना बटे, हाँ जी, तो उसने ये पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट किया है, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना। ठीक, एनी अदर डाउट? ओके बच्चे, किसी का भी डाउट?